नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर लाया हूं। भारत के सबसे बड़े अस्पताल में चीन के सैनिक कैसे घुसे, आज इसके बारे में बताऊं। आपकी किडनी, लिवर, हार्ट सब में चीन का क्या इंटरेस्ट है, आज आपको यह जानना चाहिए। यह देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पीएम मोदी का वो अनोखा फॉर्मूला जो हर मंदी को मात देगा, इसका चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। मोदी क्या देश में दो अलग अलग इकोनॉमी चला रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा। नीतीश बाबू यूं जो चिल्ला रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, उस गम का चैप्टर भी खोलूंगा। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि नीतीश जी का बीपी हाई है, आज उसके बारे में विस्तार से बताऊं। और आखिर में मेसी का धर्म अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाएगा, आज इस पर भी बात हो। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। तवांग में हुई झड़प के मुद्दे पर आज संसद में फिर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने तवांग पर बहस की मांग की। उसके बाद 17 विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने नाराजगी जताई। तवांग के मुद्दे पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे चुके हैं। उसके बाद भी विपक्ष बहस की मांग कर रहा है। तवांग में चीन से झड़प को लेकर आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का एक अजीबोगरीब रिएक्शन आया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं दे रही, सैनिकों को जवाब देने से रोका जा रहा है। जबकि जो वायरल वीडियो है वो हालांकि कुछ वक्त पुराना है, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है वो 2021 का था, लेकिन उसमें भी तो जवाब देते दिख रहे हैं लोग। 2021 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे और तो कोई था नहीं। या फिर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को न सिर्फ घुसपैठ से रोका बल्कि उनकी पिटाई भी की। तवांग में भारत चीन विवाद के बीच विपक्ष के रवैये को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पर किसी को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के रहते देश की एक एक इंच जमीन सुरक्षित। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्रालय में आज अहम बैठक हुई। इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। करीब घंटे भर बैठक चली और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। जल्दी ही इस मुद्दे का हल बातचीत के जरिए निकाल लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 600 एकड़ में फैले स्वामी महाराज कैंपस का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। गुजरात में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान अभी से विवादों के घेर में फंस गई। सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन फिल्म के बहिष्कार की मांग कर रहा है। ट्विटर पर बॉयकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है और विवाद की वजह फिल्म में भगवा रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना है। दरअसल फिल्म पठान का गाना रिलीज हुआ और इस गाने में फिल्म की अभिनेत्री दीपिका भगवा रंग के छोटे छोटे कपड़ों में डांस कर रही हैं। इस रंग को लेकर भी जो लिरिक्स है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जानबूझकर भगवा को बदनाम करने के लिए भगवा ड्रेस का इस्तेमाल किया गया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिल्म पर बैन लगाने को लेकर विचार किया जाएगा। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि देश के सबसे बड़े अस्पताल चीन के सैनिक कैसे घुस गए और आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके हार्ट में चीन का क्या इंटरेस्ट है। देश भर में आजकल चीन की चर्चा तो है कि चीन के सैनिक तवांग में घुसे या नहीं घुसे, लेकिन उसकी भी चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन के सैनिक कैसे देश के सबसे बड़े अस्पताल में घुसे। ये चीन के कौन से सैनिक हैं और कौन से अस्पताल में घुस गए हैं, ये आपको विस्तार से आज बताऊंगा। लेकिन पिछले 2 दिन से हर जगह तवांग की बात हो रही, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही। तवांग में जो हुआ उसके बारे में मैंने आपको पाठशाला में एक एक डिटेल बताई। मैंने पहले ही दिन आपसे कह दिया था कि चीन इस वक्त बहुत बुरे हाल में है।
और भारत उससे आगे निकल रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, दूसरे तमाम मामलों में। और इसलिए चीन बेचैन है कि भारत को कैसे नीचे खींच के लाया जाए। उससे नहीं हो पा रहा ना भाई, उससे कोरोना कंट्रोल हो रहा है ना, उससे अर्थव्यवस्था संभल रही है। लोग जो है वो पहली बार सड़क पर आकर विरोध करने लगे, उससे नहीं संभल रहा। और इंडिया ऊपर जा रहा है, उसको नीचे खींचना है इंडिया को। और इसके लिए चीन जो भी हथकंडे हो सकता है वो सब अपना रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर हैक होने की एक खबर दिखाई थी, आपको याद होगा। 23 नवंबर को सर्वर हैक होने से एम्स का कामकाज ठप हो गया। कई दिनों तक मरीज बहुत परेशान हुए। ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक सब काम अटका रहा। कई दिनों तक जांच भी चली। और अब जो जानकारी बाहर आई है, जो कंफर्म कर रही है जो बातें चल रही थी उसको लेकर, और जो खुलासा हुआ है वो ये कि ये बहुत बड़ा साइबर अटैक था जिसमें चीन का हाथ था। अब ये कंफर्म हो रहा है, ये एफआईआर में भी है। यानी चीन में बैठे हैकर्स ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर की सुरक्षा को पहले हैक किया और फिर मरीजों से जुड़ी जानकारियों को चुरा लिया। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तूफान क्या आ गया। हम चाहते तो पहले भी आपको यह खबर बता सकते थे और विस्तार से, लेकिन हमने वेट किया कि एक बार पहले ऑथेंटिसिटी साबित हो जाए कि हां भाई ये चीन के हाथ से, चीन में ही बैठकर यह हैकिंग हुई है। और अब यह कंफर्म है कि चीन ने किया है। और अब आप देखिए दोनों खबरें जुड़ भी रही हैं। एक तरफ वो तवांग में घुसने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ उसके ये सीक्रेट सैनिक ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि मरीजों से जुड़ी जानकारी से चीन क्या कर ले। आज आपको बताऊंगा कि मरीजों से जुड़ा डेटा चुराकर चीन भारत का किस तरह नुकसान कर सकता है। लेकिन उससे पहले एम्स के सर्वर के बारे में अपडेट जान लीजिए। दिल्ली पुलिस ने सर्वर हैक के मामले में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसके मुताबिक सर्वर की हैकिंग चीन और हांगकांग से की गई थी। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चीन के हैकर ने इस घटना के 7 दिन बाद यानी 30 नवंबर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की जो वेबसाइट है उसको 24 घंटे के अंदर 6000 बार हैक करने की कोशिश की। 24 घंटे के अंदर चीन के इन हिडन सैनिक्स ने, जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है आईसीएमआर, उसके वेबसाइट को 6000 बार हैक करने की कोशिश की। हैकर ने एम्स के 100 सर्वर्स पर अटैक किया, जिनमें से 5 सर्वर को रिट्रीव कर लिया गया है। सामान्य भाषा में कहूं तो 5 सर्वर को हैकर के चंगुल से छुड़ा लिया गया। मतलब जैसे होता ना किडनैप किया, मान लीजिए 100 लोग को किडनैप किया तो 5 लोग छुड़ा लिए गए। वैसे 100 सर्वर पर अटैक हुआ तो 5 सर्वर रिट्रीव हो गए, उनको वापस अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इस केस में एम्स ने सर्वर्स की सुरक्षा देखने वाले 2 एनालिस्ट को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल एम्स के 50 सर्वर और 5000 कंप्यूटर्स को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन किया गया है ताकि हैकर दोबारा हमला ना कर सके। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा सिस्टम हैक नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको अलर्ट रहे। जैसे बॉर्डर पे होता है ना भाई, आपके सैनिक खड़े हैं, उधर से जो आ रहा है वो दिख रहा है, यहां दिखता नहीं है। यहां इंटरनेट की दुनिया में कौन कहां से छुप कर आ रहा है, कौन भेष बदल कर आ रहा है, कौन फायरवॉल क्रॉस कर रहा है, यह पता नहीं चलता कई बार। यहां आपको एक और जानकारी दे देता हूं। एम्स प्रशासन के अनुसार सर्वर से जुड़ा डेटा रिस्टोर कर लिया गया। इससे अब आप घर पर बैठे एम्स में ऑनलाइन ओपीडी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से सर्वर हैक होने की वजह से यह सेवा अटकी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे काम पटरी पर लौट रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी या साइबर अटैक से जुड़ी एक घटना यह रही होगी, इसको मान लिया और ये सोचा होगा इससे हमारा क्या लेना देना, मैं तो एम्स में जाता नहीं हूं, मेरा क्या लेना देना, या एम्स में गया भी हूं तो मेरी डिटेल ले लेंगे तो क्या हो जाए। लेकिन बॉस, ये सिर्फ सरकार और एम्स अस्पताल से जुड़ी खबर नहीं है, इसका असर आने वाले दिनों में आप पर भी पड़ सकता है। और चूंकि अब यह कंफर्म हो रहा है कि यह चीन से ही हुआ, वहां तवांग वाली बात निकल कर आ रही है। सबको मैच करते जाइए कि चीन अभी क्या क्या करेगा, इसलिए आज आपको यह खबर बता रहा हूं। यह खेल समझिए कि चीन एम्स के सर्वर से डेटा चुराकर क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है। दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थाओं में से एक है। यहां मरीजों के इलाज से लेकर उन पर रिसर्च पेपर तक तैयार किए जाते हैं, जिसमें दवा निर्माण से लेकर
मेडिकल उपकरण बनाने और इलाज में नई नई तकनीक तैयार करने में बहुत मदद मिलती है। एम्स ने साल 2014 से मरीजों का डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड रखना शुरू किया, जिसमें अब तक करीब 1 करोड़ 31 लाख मरीजों से जुड़ी जानकारी स्टोर की गई। इसमें मरीज का रोग, क्या क्या दवा उसको मिल रही है, कब कब कौन सी दवाई बदली गई, मरीज की किस तरह की जांच हुई, मरीज का इलाज किस विभाग के किस डॉक्टर ने किया, अगर मरीज की सर्जरी हुई तो उसके बाद सेहत पर क्या असर पड़ा, अगर मरीज की मौत हुई तो उससे जुड़ी जानकारी, मरीज ठीक हुआ तो उससे जुड़ी जानकारी, एक एक चीज का डेटा संभाल कर रखा गया है, इसलिए कि यह भारत के काम आएगा। कल को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई पैटर्न समझना हो, कोई रिसर्च करना हो, तो ये जानकारियां काम आती हैं। मरीज से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर एम्स ने 6,342 मेडिकल केस रिकॉर्ड तैयार किए। इस डेटा को देखकर मरीजों के इलाज से जुड़ी दवाइयों से लेकर मेडिकल सुविधा को बेहतर बनाया जाता है। आपको पता है, कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए एम्स और आईसीएमआर की रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान था। उनको पहले से पता था कि किस तरह की बीमारियों से हमारे यहां लोग जूझ रहे हैं, क्या सिम्टम रहते हैं, नहीं रहते हैं, किस तरह की दवा काम करती है, किस तरह की इम्यूनिटी है। इसलिए भी वो रिसर्च जो पहले से थी वो काम आई कोरोना की वैक्सीन बनाने में। और यही वजह है कि भारत की वैक्सीन दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन में से एक मानी जाती है। एम्स, आईसीएमआर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसी संस्थाओं के साथ 878 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और इसके लिए सरकार से 155 करोड़ का फंड भी दिया हुआ ताकि मेडिकल रिसर्च से आने वाले समय में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। और यही वजह है कि चीन भारत से यह सभी जानकारी लेना चाहता है, जो जानकारी सीधे तो मिलेगी नहीं, इसलिए सर्वर हैक करके चोरी कर रहा है। इसे आज के जमाने में साइबर युद्ध कहते हैं। एक तरफ वहां सैनिकों को भिड़ाओ बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अपने इन हिडन सैनिकों को, छुपे हुए सैनिकों को देश की संस्थाओं के अंदर घुसाओ जिसमें यह साइबर युद्ध काम करता है। हथियार नहीं उठाना है, खून नहीं बहाना है, लेकिन देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है इसके जरिए। आप यह समझिए कि भारत के लाखों मरीजों से जुड़े मेडिकल डेटा से चीन अपना फायदा कैसे कर सकता है। चीन एम्स के रिसर्च और मेडिकल रिकॉर्ड का डेटा एनालाइज करेगा और उसके डेटा एनालिसिस से रिजल्ट निकालेगा। जैसे अगर आप इसको देखना चाहें कि चीन इसका क्या कर सकता है, देखिए एक चीज तो, जैसे अगर आप मान लीजिए ये समझ रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास भारत के जो मरीज हैं उनको लेकर डेटा है और उसके डेटा से हम कोरोना की वैक्सीन कैसे प्रभावशाली बनानी है बना सकते, तो उधर पड़ोस में बैठकर वो कैसा वायरस बनाना है जो इंडिया में छोड़ने पर इंडिया को बर्बाद कर दे, ये नहीं बनाएगा। आप खुद सोचिए ना कि वो कितना घातक हो सकता है अगर उसको सब पता है कि हमारी इम्यूनिटी किस लेवल की है, हम कौन सी दवाइयां लेते हैं, हम किस तरह का इलाज करते हैं, हम किस हद तक इलाज कर सकते हैं। कितना बड़ा ये हथियार है हमारे दुश्मन के लिए कि अगर उसको यहां पर एक छोटा सा वायरस देना है तो वो वायरस कितना खतरनाक बना। इसके अलावा जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की अगर आप बात कीजिए, भारत को आने वाले वक्त में मेडिसिन इंडस्ट्री में किस किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी भारत में 4 लाख करोड़ की दवा की इंडस्ट्री, 4 लाख करोड़ इतने की दवा हम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, 4 लाख करोड़, जिसमें कच्चे माल का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। अब आपको समझ में आया कनेक्ट? मेडिकल लैब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह एक दूसरा हिस्सा है जिस पर चीन की नजर है। मरीजों की जांच में किस तरह के उपकरण और पैथ लैब की जरूरत पड़ सकती है। मेडिकल इक्विपमेंट, अगर आप देखेंगे भाई, आप अगर सुई लेने जाते हैं, सुई से लेकर जितनी चीजें बनती हैं लगती हैं, वो इक्विपमेंट मरीजों की जांच से लेकर इलाज तक किस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की मांग बढ़ने वाली है, ये चीन पहले से जानेगा। जैसे आपको पता है कि एक मरीज की शुगर चेक करने वाले ग्लूकोमीटर का अकेले भारत में 1700 करोड़ रुपए का बाजार है। सिर्फ शुगर चेक करते हैं आप ना, 1700 करोड़ रुपए का बाजार उसका है। ब्लड प्रेशर, दूसरी बीमारियों में काम आने वाले उपकरणों का अंदाजा लगा लीजिए। इसके अलावा भारत के मरीजों से चीन
हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में धड़ाधड़ प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इन अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना आपकी मजबूरी भी है, जरूरत भी। और इन अस्पतालों का किस तरह का सेटअप है या इन्हें किस तरह का सेटअप चाहिए, इसकी भी जानकारी चीन को मिल सकती है अगर वो ये हैक करके डेटा लेता है। और सुनिए, मेडिकल स्टाफ की जरूरत। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, इस समय करीब 23,000 भारतीय चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चीन के लिए मेडिकल स्टडी कमाई का एक बड़ा जरिया है। तो जिस तरह से आप क्या करते हैं, आजकल आप देखते हैं, आप मोबाइल पे मान लीजिए कोई एक फेसबुक देख रहे हैं। फेसबुक का तो कई बार सुने ना कि डेटा इधर से उधर होता है। फेसबुक देख रहे हैं, आप उस पर कुछ भी सर्च कर लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, किसी एड में इंटरेस्ट देख लीजिए, या आपने कुछ दूसरा, मान लीजिए आपने यहां से वहां जाने वाली फ्लाइट अपनी सर्च की और फिर आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको उसी का ऐड आने लग जाएगा कि फलाने जगह से टिकट बुक कराइए। ये क्या हवा में होता है? ये आपका डेटा इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से ये सारा सेंसिटिव डेटा भी चीन जो है वो चाह रहा है कि उसको पहले से जानकारी हो। एक, इंडिया को कहां चोट पहुंचाई जा सकती है, दूसरा, इंडिया में किन किन सेक्टर्स में घुसा जा सकता है, क्योंकि हम तो यहां से इनको लात मार रहे हैं बाहर निकलो, लेकिन कहां कहां और पेनिट्रेट किया जा सकता है ये जानकारी भी वो चाह रहा है। रिजल्ट को इंप्लीमेंट करेगा और भारतीय मेडिसिन मार्केट को ध्वस्त कर अथाह मुनाफा कमाएगा। यह चीन की साजिश का हिस्सा है। यह तो वो जानकारी है जिसका इस्तेमाल चीन सीधे सीधे तौर पर कर सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स को इस बात की आशंका है कि चीन इस जानकारी का इस्तेमाल एक नया बायो वेपन बनाने में कर सकता है। और इसका सबसे नया उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना से चीन ने दुनिया भर में 66 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को 742 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 742 लाख करोड़। 2020 में दुनिया भर के 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाई गई, लेकिन इसमें भारत की वैक्सीन को सबसे असरदार माना गया, क्योंकि कोरोना के खिलाफ भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो गई। लेकिन अब कई जेनेटिक एक्सपर्ट्स को इस बात की आशंका है कि एम्स के मरीजों से जुड़ी जानकारी के जरिए चीन भारतीयों की इम्यूनिटी पैटर्न का पता लगा सकता है और उसके आधार पर जेनेटिक स्पेसिफिक से एक नया वायरस तैयार कर सकता है। क्योंकि उसको पता है ना कि आप कितना लड़ सकते हैं। भाई, अगर आपको पता है आप किसी के घर में चोरी करने जा रहे हैं और आपको पता है कहां कहां लॉक लगा हुआ है, कहां पर डंडा रखा हुआ है कि अगर ये पकड़े गए तो कैसे पीटना है, कहां पर मोबाइल रखा हुआ है कि पुलिस को फोन करना है, ये सब आपको अगर पहले से पता है तो आप उस हिसाब से घुसिएगा ना भाई। वैसे ही ये कर रहा है चीन। पता लगा लो कि ऐसा क्या वायरस बनाए कि इंडिया बर्बाद हो सके। यह भी लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे एक सोच हो सकती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर के देशों के चीन से संबंध बिगड़ गए और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर के लिए इस समय भारत एक नई उम्मीद है। यह बात चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो भारत के खिलाफ फिर कोई बायो वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि चीन ने एम्स और आईसीएमआर के सर्वर को हैक करने की कोशिश की। इन दोनों संस्थाओं का कोरोना की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल था। नहीं तो आप सोचिए ना, उसका क्या लेना देना एम्स और आईसीएमआर की वेबसाइट लॉन्च कर के सर्वर हैक करके। अगर उसको कुछ हैक ही करना है तो रक्षा मंत्रालय में हैक करे, बैंकों में कुछ हैकिंग की कोशिश करे। वो वहां हैक करके क्या कर रहा है? वो रास्ता ढूंढ रहा है। कई लोगों को लगता है वो रास्ता ढूंढ रहा है इंडिया को कैसे तेजी से बढ़ने से रोका जाए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चीन ने किसी देश से जुड़ा मेडिकल डेटा चुराने की कोशिश की। इससे पहले अमेरिका और यूरोप से जुड़ा मेडिकल डेटा चीन उड़ा चुका है। इसलिए भारत की एजेंसियों और इन संस्थाओं को अपने सर्वर पर बहुत ध्यान रखना होगा ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। अच्छा, आप इस बात को भी समझिए कि भारत जिस तरह से इस समय आगे बढ़ रहा है, चीन की पूरी कोशिश है कि भारत को उलझा के भी रखे। और वही हो भी रहा है। जिस तरह की राजनीति तवांग को लेकर यहां चल रही है, वो राजनीति समझ से परे। जब संसद में रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया हो, अब यह राजनीति चाहती है कि इस पर प्रधानमंत्री बयान। अरे, रक्षा मंत्री ने आपको बताया, जिनका डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया। अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री से बयान दिलवाइए, हमको इस पर बहस करवाइए। आप क्या बहस में कुछ नया लेकर आएंगे?
आप रक्षा मंत्री जो बोलेंगे, आप कहेंगे मान लीजिए फलाना चीज हो गई, वहां बम गिर गया, रक्षा मंत्री कहेंगे नहीं गिरा, फिर आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई वीडियो है बम गिरने का? किस बात की बहस की मांग कर रहे हैं? आपने कहा रक्षा मंत्री बयान दे, बयान दिया, देश को पता चला। अब प्रधानमंत्री से बयान चाहिए। लेकिन क्या ये लोग बता सकते हैं कि तवांग के मामले में चीन की तरफ से क्या वहां के राष्ट्रपति ने बयान दिया? उनके यहां तो विदेश मंत्रालय के स्तर से प्रतिक्रिया आई ना भाई। और ये तब हुआ जबकि वो खुद कह रहा है कि भारतीय सैनिक हमें पीट के चले गए। वो कह रहा है इंडिया घुस गया। हमारे यहां लोग जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं कि चीन घुस गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। वहां चीन कह रहा है कि ये इंडिया घुस रहा था, इसने हमारे सैनिकों को मारा, फिर भी वहां कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। हमारे यहां हमारे सैनिक ठोक आए, फिर भी जवाब दो जवाब दो जवाब दो के नारे लग रहे। क्योंकि तवांग में चीन का वही हाल हुआ जो गलवान में हुआ था। तवांग में भी चीन भागने पर मजबूर हो गया। जब भारतीय जवानों ने तवांग में चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया, फिर इस पर राजनीति क्या करनी भाई? लेकिन विपक्ष को लगता है कि उसे एक मौका मिल गया जिसे वो राजनीतिक तौर पर भुना सकता है। तवांग मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा विरोध जताने के लिए विपक्ष ने किस तरह से वॉकआउट किया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई। यहां आप इस बात पर भी ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान भी आ गया। अमेरिका, जिसका हमसे इतना अभी ये टकराव चल रहा है कि भाई हम रशिया में उसके साथ खड़े नहीं हो रहे रशिया के मामले पर, वो बिना हमारे कहे वो खड़ा हो गया हमारे साथ। ये भारत की ताकत है आज की तारीख में कि लोग खुद मदद के लिए पहुंच जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इसके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, ये अमेरिका कह रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के पास सेना जमा कर रहा है, उसने वहां सैन्य ढांचा तैयार कर लिया है, भारत हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसका समर्थन करता है। हम अपने मित्र देशों की सुरक्षा तय करेंगे। कोई भी देश ताकत के दम पर एक तरफा बॉर्डर चेंज करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इसके खिलाफ। अमेरिका खुद आ गया, उसने बातों बातों में बोल दिया इंडिया हमारा दोस्त, चीन जो है वो बेकार की हरकत कर रहा है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं और किसी को ये स्थिति बदलने नहीं देंगे। हमने कोई मदद नहीं मांगी भाई, पर ये आज की डेट में इंडिया की स्थिति है। लोगों को हमारी जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध में पूरा यूरोप और अमेरिका लगा पड़ा कि इंडिया हमारे साइड आए, और इसलिए भी ये है कि तुरंत अमेरिका आ गया कि हम देखो तुम्हारे साथ खड़े हैं। चीन से निपटने में भारत अकेले ही काफी है। पिछले 2 साल में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि चीन से कैसे निपटा जाता है और उसके आक्रामक रवैये का जवाब कैसे आक्रामक तरीके से और उसी की भाषा में दिया जाता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। तवांग जो ईस्टर्न सेक्टर में आता है, वहां इंडियन एयरफोर्स अगले 2 दिन में कमांड लेवल एक्सरसाइज करेगी। 15 और 16 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एलएसी के पास ईस्टर्न सेक्टर में अभ्यास करेंगे। एयरफोर्स के इस अभ्यास में राफेल, सुखोई समेत सभी फाइटर जेट शामिल होंगे। साथ ही ड्रोन को भी डिप्लॉय किया जाएगा। एयरफोर्स की एक्सरसाइज के दौरान ईस्टर्न सेक्टर के सभी एयरबेस एक्टिव रहेंगे। असम का तेजपुर, जोरहाट, झाबुआ एयरबेस और पश्चिम बंगाल का हाशीमारा एयरबेस एक्सरसाइज में शामिल होगा। यह तो इंडिया कर रहा है, फिर भी हमारे यहां विपक्ष जो है वो परेशान। खैर, वो परेशानी चलती रहेगी। इतना जरूर है कि इंडिया को बॉर्डर पर और घर के अंदर दोनों जगह सतर्क रहने की जरूरत है। पाठशाला में अब नीतीश कुमार के भयंकर गुस्से का चक्कर। आजकल बिहार में यह खूब बात हो रही है कि नीतीश कुमार को बात बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है। नीतीश कुमार तो गुस्से में यूजुअली दिखते नहीं, और आज तो नीतीश कुमार को ऐसा गुस्सा आया कि विधानसभा में ही तू तड़ाक और धमकाने वाले तेवर पर आ गए नीतीश कुमार, क्योंकि वैसे तो बड़े शांत स्वभाव वाले नेता माने जाते हैं। कोई कुछ कह दे, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उनका ऐसा लग रहा था जैसे अगर बीपी का मशीन लगाइए तो भग से फट जाएगा, ऐसा गुस्सा। वो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कोई बात भी करते थे तो उसमें भी शालीनता होती थी जो नीतीश कुमार की, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला तब से उनका पारा हाई हो गया है। आज विधानसभा में वो जिस गुस्से में दिखे, वैसे गुस्से में आपने उन्हें कभी देखा नहीं होगा। एक बार वो गुस्सा देखिए, जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं इस गुस्से की हिडन वजह क्या है।
देख रहे हैं, एकदम गुस्से से लाल है भाई। ऐसा लग रहा था कि आज कहीं कुछ खेल गड़बड़ा ना जाए। नीतीश कुमार को यह गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनकी फेवरेट शराबबंदी की नीति पर विधानसभा में सवाल उठ गए और नीतीश कुमार से यह सहन ही नहीं हुआ। हालांकि ये सवाल पहले भी उठे, लेकिन इस बार उनसे एकदम कंट्रोल नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये वजह क्या है बर्दाश्त नहीं होने की, ये आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल क्यों उठे शराबबंदी पर सुनिए। बिहार में लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें जहरीली शराब से मौतें हो रही। पिछले 2 दिन में बिहार के छपरा में जहरीली शराब से करीब 20 लोगों की मौत हो गई। छपरा में जिन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, उनमें से कुछ ने सोमवार को और कुछ ने मंगलवार को जहरीली शराब पी। लोग अब नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में ये कैसी शराबबंदी चल रही है बॉस, जिसमें जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। बिहार की हालत यह है कि जहरीली शराब से अगर आप देखेंगे, जहरीली शराब से मौत, यह बिहार का बता रहा हूं, और ये उस जगह पर है जहां पर शराबबंदी है, बिहार। 2022 में 70 मौत हो चुकी है बिहार के अंदर शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से, और 2021 में 100 मौत हुई। अब जब छपरा में जहरीली शराब से मौतों की नई घटना हुई और नीतीश कुमार पर सवाल किए जाने लगे, उन्हें विधानसभा में कुछ कह दिया गया तो उन्हें गुस्सा आ गया। जबकि ये वही नीतीश कुमार है जिनके आरजेडी से हाथ मिलाने से पहले आरजेडी ने क्या क्या नहीं कहा, तब तो उनको गुस्सा नहीं आया था। 2017 में लालू यादव ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, नीतीश कुमार गुस्सा हुए थे, हंस रहे। 2017 में तेजस्वी ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झूठा कह दिया, हंस रहे थे। तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश से बेशरम सीएम देश में कोई नहीं है, हंस रहे थे। इसी साल अप्रैल में तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार को सर्कस बना दिया। अप्रैल में ही तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार केवल उम्र काट रहे हैं, बीजेपी उन्हें ढो रही है। इतना सुनने के बाद भी जो नीतीश कुमार का बीपी हाई नहीं हुआ, वो सिर्फ शराबबंदी के बारे में 2-4 सवाल सुन के बीपी हाई हो गया होगा? नहीं, उसकी वजह मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जिस आरजेडी के वादे के बयान आपको याद दिला रहा हूं, उसी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार पिछले 4 महीने से सरकार चला रहे हैं। और तो और अब नीतीश कुमार ने एक तरह से तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया और कह दिया कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। 2025 के बिहार चुनाव में तेजस्वी नेता होंगे। एक बार सुनिए। सर, तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे। सर एकदम करेगा, समझ गए ना सर तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे। सर एकदम करेगा, समझ गए ना। लेकिन नीतीश कुमार गुस्से में क्यों? यहां अपना हिसाब किताब तेजस्वी को सौंपने के वक्त तो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, आप पहले जहरीली शराब वाले मामले को समझिए। शराबबंदी की नीति से नीतीश कुमार बिहार के सामाजिक मसीहा बनना चाहते, लेकिन उनकी शराबबंदी हो गई फेल। और अब जब सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आ रहा है। जबकि बिहार में शराबबंदी का सच ये है कि अवैध शराब का कारोबार रुक नहीं रहा। 2022 में अब तक 40 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। शराबबंदी की वजह से अवैध और जहरीली शराब बिक रही है, जिससे मौत की कई जगहों पर घटनाएं हो चुकी हैं। 2 साल में 170 से ज्यादा लोगों की जान गई है। शराबबंदी कानून की वजह से अदालतों पर बोझ अलग बढ़ गया है। 2016 से अब तक 5 लाख से ज्यादा तो केस हो गए। ऊपर से बिहार को सालाना 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक शराबबंदी से बिहार को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो उधर शराबबंदी से पैसे का नुकसान हो रहा है, इधर ये लिए घूम रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का पैकेज दे दीजिए। अक्टूबर 2022 में पटना हाई कोर्ट ने, अभी अक्टूबर इसी साल का बता रहा हूं, पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार सरकार की जमकर खिंचाई कर दी। पटना हाई कोर्ट के जज हैं पूर्णेंदु सिंह। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने में बिहार सरकार फेल हुई है। राज्य में अवैध शराब पीने से कई घटनाएं हुई हैं, जिनसे आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ा है। शराबबंदी के कई नेगेटिव परिणाम सामने आए, यह अदालत कह रही है।
अपराध में वृद्धि हो गई, जिसमें नाबालिगों, ग्रामीणों, नेताओं और पुलिस वालों तक का शराब बेचना शामिल है। कोर्ट कह रहा है कि पुलिस वाले भी शराब बेच रहे हैं, नेता भी शराब बेच रहे हैं। बिहार में आप बात कर लीजिए लोगों से, छोटे छोटे बच्चे, परचून की दुकान में शराब बिक रही है, बताते हैं लोग वहां पर। राज्य में शराब आसानी से उपलब्ध है। शराबबंदी के बाद राज्य में नशीली दवाओं की खपत अलग बढ़ गई। गरीब लोगों की तुलना में शराब तस्करों और माफिया के खिलाफ कम केस दर्ज हुए हैं, यह अदालत कह रही है। इस पर लताड़ लग चुकी है नीतीश कुमार की सरकार। तो ये सब अंदर जमाना होता है भाई, लेकिन मसीहा तो दिखना है, अब वो हो नहीं पा रहा। शराबबंदी को लेकर खुद नीतीश कुमार अपने पुराने बयानों से साबित कर चुके कि शराबबंदी फेल है। आपको इस साल अप्रैल का उनका एक बयान सुनवा देता हूं, जिसमें वो शराब पीने वालों को महापापी और देशद्रोही बता रहे हैं। बापू ने क्या कहा था? जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात पे तो कुछ सुनेगा ना, लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है। उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता, भावना को भी कोई नहीं मानता है। तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं। वो महाअयोग्य है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है। तो उसका क्या मतलब है? मतलब इस स्तर पर आ गई बात कि इनको बापू की याद दिलानी पड़ी, महापापी बताना पड़ा। अरे भाई, जब आपकी नीति सही चल रही होती तो ये सब नहीं ना याद दिलाना पड़ता। लोगों को महापापी और देशद्रोही बताने वाले नीतीश कुमार ने खुद इसी साल अप्रैल में शराबबंदी के नियमों में फिर नरमी दे दी, क्योंकि उन्हें वो वोट बैंक खिसकने का डर था। अभी तक लोग, कई बार आप बिहार में बात कीजिए, लोग क्या कहते थे पता है? कि ठीक है शराबबंदी की है, इससे हमको नाराजगी है, लेकिन मोदी जी के नाम पर आपको वोट दे देंगे। लोकसभा में या विधानसभा में साथ में मिलकर लड़िएगा तो वोट दे देंगे मोदी जी के नाम। अब इनको लगा कि बीजेपी से तो अलग हो रहे हैं, मोदी जी के नाम पे तो वोट मिलना नहीं है और वोट बैंक अलग खिसक जाएगा, तो इसलिए उन्होंने नरमी बरती। उन्होंने शराबबंदी के जरिए अपने लिए तैयार जो वोट बैंक किया था उसके खिसकने का डर हो गया उनको। यही वजह है कि जब भी नीतीश कुमार की शराब नीति पर सवाल उठते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो ऊपर वाला गुस्सा। कई बार क्या होता है, आप बॉस से लड़ाई करके आए, बॉस ने आपको उल्टा सीधा सुना दिया, ऑफिस में आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आप चाह रहे थे प्रमोशन हो लेकिन हुआ नहीं, आपको लगता था आप बहुत काबिल हैं लेकिन प्रमोशन हुआ नहीं। तो घर आए, और घर आए तो बच्चा जो है वो चिल्ला के अगर कुछ 2-4 बार बात कर लिया तो उसको कान के नीचे दे दी। अब बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने गलती की इसलिए पापा ने ठोक दिया, लेकिन गुस्सा कहीं और का है कि मेरा प्रमोशन होना था वो नहीं हुआ। तो ये जो अंदर गुस्सा दबा होता है, जो बाहर किसी और चीज पे निकलता है, वो अंदर वाला गुस्सा आपको बताता है। नीतीश कुमार के गुस्से की एक और वजह, और वो वजह है पाला बदलकर आरजेडी के साथ जाने पर जो उन्होंने सोचा था वो हो नहीं रहा। उन्होंने सोचा था उनका भी प्रमोशन होगा, 2024 में पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, वो वाला अभी मामला दिख नहीं रहा। बिहार में अभी मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहां बीजेपी जीत गई, जो नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत हार के जैसी थी, क्योंकि कुढ़नी की सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 712 वोट से हार गई, तब जब जेडीयू उनके साथ थी और आरजेडी लड़ रही थी खिलाफ। अब जब जेडीयू आरजेडी के साथ महागठबंधन में आ गई तो बीजेपी ने कुढ़नी की सीट को अकेले दम पर जीत लिया। अब ये अंदर वाला है हिडन। ये तो सोचे थे हम 40 सीट पर रोकेंगे, यहां तो उपचुनाव में खेल हो गया। कुढ़नी की सीट पर 2020 में आरजेडी का कैंडिडेट जीता था, जिनके अयोग्य ठहराए जाने पर उपचुनाव हुआ, और इस बार यह सीट जेडीयू ने आरजेडी से मांग कर लड़ी, मांग कर फाइल लिए कि लाओ हम ऐसा फाइल बनाएंगे कि बॉस प्रमोशन देगा। यहां पब्लिक जो बॉस है उसने फाइल जो है वो साइड लगा दी और डिमोट कर दिया। इसी बात की नाराजगी थी तो जाके बेटा को थड़ दिए विधानसभा में। जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने कुढ़नी में डेरा डाला था। आरजेडी ने भी लालू प्रसाद की बीमारी का हवाला देकर इमोशनल कार्ड खेला। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुढ़नी में संयुक्त जनसभा की थी, फिर भी कुढ़नी वो जीत नहीं पाए। कुढ़नी का नतीजा यह बताता है कि नीतीश कुमार को न सिर्फ अपना अति पिछड़ा वोट बैंक बचाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि वो आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कुढ़नी में जिस तरह से महागठबंधन का जातीय गणित था, उससे तो जेडीयू को 20-30 हजार वोट से जीत जाना चाहिए था, लेकिन जेडीयू ये सीट हार गई, जबकि इसी सीट को आरजेडी ने जीत लिया था।
कुड़नी उपचुनाव में बीजेपी को 76,722 वोट मिले और जेडीयू को 73,073 वोट। यानी नीतीश कुमार जिस जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर महागठबंधन में गए और यह सोचा कि बीजेपी को आसानी से हरा देंगे, नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, वो जातीय समीकरण फेल हो रहा है। क्योंकि कुड़नी में बड़ी संख्या में कुशवाहा वोटर थे, यादव वोटर थे, मुसलमान भी थे और महागठबंधन का फोकस क्या है? मुस्लिम, यादव, कुर्मी, कुशवाहा वोट। लेकिन सिर्फ इसी से चुनाव नहीं जीता जा सकता क्योंकि कुछ मुस्लिम ओवैसी की तरफ जाते हैं। कुड़नी में यादव और कुशवाहा वोटर एक साथ नहीं आए, इसलिए महागठबंधन जिस जातीय समीकरण के ताकत पर 2015 को दोहराने के बारे में सोच रहा है वो बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि बिहार का समीकरण यह है, अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर जो जेडीयू प्लस आरजेडी का समीकरण, वो ये मानकर चल रहे हैं कि भाई यादव वोट 15% है, तो लालू यादव की पार्टी सोचती है कि भाई ये तो सीधा हमारे पास आएंगे। कुर्मी और कोयरी वोट जो है, कुर्मी प्लस कोयरी, ये अगर आप मिला लीजिए तो ये 11% है। ये किसका वोट बैंक है? ये जेडीयू अपना मानती है, नीतीश कुमार मानते हैं ये मेरे साथ रहेगा। अच्छा, फिर है मुस्लिम वोट, तो ये मुस्लिम वोट जो है ये करीब 17% है। तो ये इनका अपना गणित ये चलता है कि ये हम तीनों मिला देंगे तो 43% तो ऐसे ही आ गया, बाकी कुछ थोड़ा बहुत तो बाकी लोग भी देंगे ना, कि सब ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन बीजेपी का फोकस ये है, बीजेपी का समीकरण ये है कि आपके पास 43% है तो बाकी 53% बचा, 57% बचा, ये 57% को हम टारगेट करेंगे, ले लो फिर। और इसमें भी सब आपको दे देंगे, इसकी गारंटी है। यूपी में भी बीजेपी यादवों का वोट ले रही है, पिछड़ों का वोट ले रही है, दलितों का वोट ले रही है, अभी गुजरात में मुसलमानों का वोट ले लिया। तो ये 43% ये माने बैठे थे कि हमारी सेफ सीट है, सेविंग्स है, वहां सेविंग में खेल हो गया। ये नीतीश कुमार को अब समझ में आ रहा है और इसलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने बड़े बड़े दावे किए थे, उसी तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में नौकरियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए। जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो तेजस्वी से पूछा जा रहा था कि उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, वो कब पूरा होगा। जब बार बार तेजस्वी से सवाल किया जा रहा था तो नीतीश कुमार ने कह दिया था कि 10 लाख नहीं, बिहार में 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख। लेकिन आज जब युवा नौकरी की मांग करते हैं तो उनको बिहार में क्या मिलता है? नौकरी नहीं मिलती, लाठी मिलती है। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां युवा नौकरी मांग रहे थे तो उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देखिए युवा कैसे दौड़ रहा है कि पुलिस की लाठी ना पड़ जाए, कोई गिर जा रहा है, कोई भाग रहा है तो उसको चोट लग रही है। दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। क्या दोष है इसका? ये भाई का नौकरी मांगने गया है, वो सोचा कि ये बोले तो 10 नहीं 20 देंगे, तो यहां तो जाएंगे तो अभी तुरंत हो सकता है रोड पे ही हमको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। वहां अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है। ये बिहार के वो युवा हैं जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी और बिहार टीईटी पास है और 3 साल से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। अब जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो इन युवाओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की और इसी में पुलिस ने इन पर लाठी चला दी। जिस नौकरी के लिए कल प्रदर्शनकारियों की पिटाई की गई, उस नौकरी का इंतजार वो 3 साल से कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती आखिरी बार 2019 में निकाली गई और इसमें 94,000 पदों पर भर्ती होनी थी। लेकिन 2019 में निकाली गई भर्ती की पूरी प्रक्रिया फरवरी 2022 में तो जाकर पूरी हुई, प्रक्रिया पूरी। इन 94,000 पदों में भी सिर्फ 42,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिले, बाकी खाली रह गए। अब युवाओं की मांग है कि 7वें चरण की भर्ती में पिछली भर्ती के 52,000 पद जोड़ दिए जाएं। दरअसल बिहार के कुड़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आए थे। यहां बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुशवाहा को 3,649 वोट से हराया। और ये सारी बातें जब आप कुड़नी विधानसभा से जोड़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्यों नीतीश कुमार कूड़े कूड़े नजर आते हैं। खैर, ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कभी कभी दांव ठीक लगता है, कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन पाठशाला में अब पीएम मोदी के अनोखे दाव का चैप्टर, अनोखे फॉर्मूले का चैप्टर जो हर मंदी को मात देगा। इसमें आपको बताऊंगा कैसे पीएम मोदी देश में
दो अलग अलग इकोनॉमी चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस अनोखे फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, उसे समझने के लिए आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में हुए कायाकल्प से एक साल में आए बदलाव को समझना होगा। अब आप कहेंगे मंदिर, इकोनॉमी, मंदी और मंदिर का क्या कनेक्शन है भाई? अभी बताऊं। पिछले साल दिसंबर में ही काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य और अलौकिक रूप सामने आया था। मैंने वहां से आपको रिपोर्टिंग करके दिखाया था। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम ने किया था, इसके एक साल पूरा होने पर कॉरिडोर को विशेष तौर पर सजाया गया, विशेष पूजा पाठ भी हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से एक साल में क्या बदला, इसे देखने के लिए कितने लोग आ चुके हैं, इसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोरोना काल से पहले एक दिन औसतन 20-30 हजार लोग काशी विश्वनाथ मंदिर आते थे, औसतन एक डे में। अगर इसको आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ मंदिर का बता रहा हूं, कोरोना से पहले 20-30 हजार, 20 से 30 हजार पर डे आते थे, पर डे दर्शन के लिए लोग आते थे। अब कॉरिडोर बन जाने के बाद कितने लोग आते हैं? कॉरिडोर के बाद ये जो 20 हजार था, ये बढ़कर 70-80 हजार पर चला गया। मतलब 4 गुना पर डे बढ़ गया, पर डे। रविवार और सोमवार को तो 1.5 लाख। इसमें अगर आप रविवार और सोमवार को अलग कर दीजिए, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, उस दिन ये आंकड़ा 1.5 लाख तक चला जाता है। 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ। सावन के 4 हफ्तों में, सावन का जो 4 हफ्ता था, उसमें कितने श्रद्धालु आए आपको पता है? 1 करोड़ श्रद्धालु आए, 1 करोड़ काशी विश्वनाथ। एक साल में अगर आप इसको देखने जाएंगे कि एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे कि काशी विश्वनाथ में कितने लोग आए, क्या व्यवस्था रही, इसका आंकड़ा भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और अभी मैं इसको बताऊंगा कि क्यों इसको मैं पैरेलल इकोनॉमी और मंदी से जोड़ रहा हूं। इसको देखिएगा। एक साल में जब से कॉरिडोर बना, 7 करोड़ 35 लाख लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। 7 करोड़ 35 लाख। इनमें एक मैं भी हूं, मैं भी दर्शन करके आ चुका हूं। 7 करोड़ 35 लाख, इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है बॉस। फ्रांस की आबादी कितनी है आपको पता है? फ्रांस की आबादी है 6 करोड़। 6 करोड़ लोग फ्रांस में रहते हैं। मतलब फ्रांस से ज्यादा लोग, पूरे फ्रांस से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करके चले आए जब से कॉरिडोर बना। ऑस्ट्रेलिया, एक देश देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2 करोड़ 60 लाख, 2.6 करोड़। यानी 3 ऑस्ट्रेलिया मिला लीजिए। पूरा ऑस्ट्रेलिया 3 बार आकर काशी विश्वनाथ देखकर जाएगा, उतना एक साल के अंदर काशी विश्वनाथ में लोग दर्शन करके जा चुके हैं। एक साल में। जाहिर है जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो उस हिसाब से मंदिर में दान और चढ़ावा भी आया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में बीते एक साल में 50 करोड़ रुपए चढ़ाए। इनमें दान पेटी में डाली गई रकम, ऑनलाइन चढ़ावा और ऑनलाइन सुविधाओं की रकम शामिल, जबकि 50 करोड़ रुपए कीमत का सोना चांदी दान किया गया है। मंदिर में एक साल के अंदर 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 1500 किलो तांबा श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाया गया। कुल मिलाएं तो बीते एक साल में काशी विश्वनाथ मंदिर में 100 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे दान से आ चुके हैं। यह आंकड़ा 2020-21 के मुकाबले 500% ज्यादा है। 500% ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा चढ़ावा चढ़ रहा है। एक बार कॉरिडोर से जो लोग जुड़े हुए हैं, एक बार उनको सुनिए, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे यह फॉर्मूला नरेंद्र मोदी का मंदी को भी दूर रखेगा और पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है। पहले लोगों को सुनिए। ये एक साल की जो यात्रा थी बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के
निश्चित रूप से काशी के लिए और काशी विश्वनाथ धाम के लिए एक अद्वितीय यात्रा थी। इस दौरान लगभग 7 करोड़ के ऊपर लोगों ने दर्शन किए। साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन सर्विसेज जो थी, सेवाएं थी, उनमें भी बढ़ोतरी हुई। उसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में जितने श्रद्धालु आए उसके 20 है वो हमारी ऑनलाइन चीज़ों को भी देखा। हमने लोगों से सुझाव मांगे कि कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, उनको धरातल पर लागू करने का भी प्रयास किया। अब आप सोचिए, अगर काशी कॉरिडोर ना बनता तो क्या यह बदलाव आता? क्या यह पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी होती? भाई, इस देश के अंदर लोग क्या बोलते हैं कि लोग कितनी भी मजबूरी में रहें, शादी ब्याह में तो खर्च करते ही करते हैं। तो शादी ब्याह का जो बिजनेस करता है वो उसका काम चलता रहता। अब एक 100, 200, 1000 साल में एक कोई कोरोना आ जाए तो वो अलग बात है, जिसमें लॉकडाउन लग जाए, देश बंद हो जाए। उसके अलावा वो काम चलता रहता है, वो रुकता नहीं। उसी तरह से इस देश के अंदर जिसके पास पैसा है वो भगवान का धन्यवाद करने मंदिर जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो मांगने मंदिर जाता है। लेकिन यह बात कितने लोग समझते हैं कि मंदिर में दर्शन से, ईश्वर से कनेक्ट, सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी चल सकती है? कितने लोगों को यह समझ में आता है कि इससे अपनी सांस्कृतिक विरासत बचाने के साथ साथ देश को मंदी जैसी चीजों से बचाया जा सकता है? क्योंकि इन चीजों में मंदी नहीं आती। जिसके घर मंदी आएगी वो भी तो मंदिर ही जाएगा भाई। और आप तो अभी सिर्फ 100 करोड़ का चढ़ावा सोच रहे हैं। अभी तो आपने आसपास जो इकोनॉमी बढ़ी है उसके बारे में सोचा ही नहीं। सोचिए, वही कॉरिडोर है जो बन रहा था तो विपक्ष और कुछ संगठन सवाल उठा रहे थे कि काशी की प्राचीन परंपरा को तहस नहस कर दिया। यही लोग कहते थे कि काशी की धार्मिक पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कॉरिडोर बनाने के लिए छोटी बड़ी करीब 300 इमारतों को तोड़ना था। अगर इन्हीं के हिसाब से चलते तो कॉरिडोर ना बनता, और आज जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आज जिस तरह से चढ़ावा आ रहा है, वो सब ना होता। और मैं कह रहा हूं, चढ़ावा तो भूल जाइए। जो लोग वाराणसी में रहते हैं या फिर जो लोग कॉरिडोर बनने से पहले और बाद में दोनों समय में काशी विश्वनाथ मंदिर गए, वो जानते हैं कि मंदिर परिसर पहले कैसा था और अब कैसा है। 7-8 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए इन तंग गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब जो कॉरिडोर है, खुला है, बेहद सुंदर है। कॉरिडोर की झलक पाने के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य स्वरूप खूब पसंद आ रहा है। पहले कुछ श्रद्धालुओं की बात सुनिए, फिर बताऊंगा कि काशी में लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई इस पैरेलल इकोनॉमी से। साल भर पहले मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और मुझे बहुत मतलब अद्भुत आनंद आया है। और मैं चाहूंगी कि मोदी जी हर ज्योतिर्लिंग को इसी तरह सजाएं और उनका भगवान पे, भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पे है। पहले भी आप आती रही है क्या यहाँ पे? जी आई, लेकिन मैं आई जब तक वो चीज नहीं थी जो आज मैंने देखी है। बहुत अच्छा हुआ कॉरिडोर का सिलसिला। कैसा लगा कॉरिडोर आपको? बहुत भयावह है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ प्रांगण में आके, इतना बढ़िया लग रहा है। ये भव्यता देख करके, ये विशालता देख करके और आध्यात्मिक स्वरूप देख करके सबका मन बहुत ही अंदर से उत्साहित और हम यहाँ पे पहले से ही रहते हैं और मुझे यहाँ रहते हुए 60 साल हो गया। मैं उन गलियों को भी देखी हूँ और उन छोटी छोटी दुकानों को भी देखी, और आज इनकी भव्यता को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत अच्छा किया। जब वाराणसी में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं तो इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा खासा देखने को मिला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से वहां पर आर्थिक गतिविधियां जबरदस्त तेजी से बढ़ गई। होटल, लोग आएंगे तो कहीं तो रुकेंगे ना, गेस्ट हाउस, सबकी आमदनी बढ़ गई। इसके अलावा छोटे छोटे व्यवसाय जैसे गंगा जी में नाव चलाने वाले, शहर में ई रिक्शा चलाने वाले, पूजा पाठ का सामान बेचने वालों की भी कमाई बढ़ गई। मंदिर परिसर के आसपास कपड़ों का बड़ा कारोबार होता है, उनकी बिक्री बढ़ गई है। मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकान लगाने वालों की कमाई अच्छी खासी बढ़ गई है। शनिवार, रविवार, सोमवार और छुट्टियों के दिन तो काशी में पर्यटकों की भीड़ की वजह से शहर में जाम लग जाता है। यह पैरेलल इकोनॉमी जो है वो किस तरह से बड़ी हो गई, और आप सोचिए इसके बारे में कितने लोगों का मंदिर में क्या ये सब पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखिए कहां ले गया इस पूरी अर्थव्यवस्था को। एक बार जरा लोगों को सुनिए। टूरिज्म इंडस्ट्री और काशी विश्वनाथ धाम, काशी का शुरू से ही मुझे लगता है कि इकोनॉमिकल बैकबोन रहा है,
लेकिन आज की जो स्थिति है वो बैकबोन और मजबूत हो चुकी है और काफी मजबूत हो चुकी है कि पहले ऑल ओवर द ईयर वो इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलता था, कुछ टुकड़े टुकड़े में मिलता था, 2-3 महीने ऑफ सीजन हो जाता था, बाकी बहुत रश होता था। अब वो स्कैटर्ड होकर ऑल ओवर द ईयर है, तो इकोनॉमी तो काशी की बाबा के भरोसे ही है और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से वो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बताऊं, जब आज से कुछ वर्ष पहले पहली बार हमने ये पढ़ा अखबार में कि विश्वनाथ धाम की परिकल्पना हो रही है, तो हर एक काशीवासी को लगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वो विजन थी और ये हुआ। तो आज की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है काशी की। और आप भारत में देखिए रिलीजियस टूरिज्म का एक ट्रेंड तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, उसमें काशी नंबर 1 पे आ रही है। और ये सिर्फ बात काशी की नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसी तरह से जो संस्कृति से जुड़े हुए हिंदू धर्म से जुड़े हुए केंद्र हैं, उनमें लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उस सांस्कृतिक विरासत को भी बचाया जा रहा है और कैसे एक अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दी जा रही है। सोचिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।